सर जमीने हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक काफिले गुजरते गए और हिंदुस्तान बनता गया। सुप्रीम कोर्ट बताते हैं इसका मतलब होता है कि इस हिंद की धरती पर, ये जो आपकी जमीन है, आदिवासी लैंड है, ट्राइबल लैंड है, जिसके आप मालिक हो, इस हिंद की धरती पर लोगों के कारवां आते गए और भारत बनता गया। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 2011 के जजमेंट में 21 नंबर पॉइंट में, मतलब कि शेरो शायराना अंदाज में कहा गया है। तो इसको मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। लगाने के लिए है क्या कुछ? नहीं, फिर पकड़ना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो एक आदमी लगेगा पकड़ने के लिए, और दादा है बेहतर। हाँ, ये अच्छा है। अरे भाई, अच्छा नहीं हूँ, दादा का सहयोग कर रहा हूँ। दादा वरिष्ठ बुजुर्ग है, उनको ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रख सकते। ये वाला है। हाँ, ये एक तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जैसे कि सतीश दादा ने कहा है कि ये जजमेंट हमारी पहचान है, हमारी तो है ही सही, ये उन लोगों की भी पहचान है, तो ये हमारे पास हर समय रहना चाहिए। ये मेरी जेब में रखा रहता है, इधर साइड में मैं कोर्ट में रखता हूँ ये वाला जजमेंट, कि ये हमारी पहचान है, बता सके। क्योंकि जजमेंट इंग्लिश में है सुप्रीम कोर्ट का, पर हम लोग तो आदिवासी लोग हैं, हमको हिंदी इंग्लिश जो है कि दोनों ही हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी लैंग्वेज अलग अलग है, कोरको की अलग है, गोडो की अलग है, भीलो की अलग है। तो इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है हमारी सुविधा के अनुसार। इसको मैं पढ़ता हूँ। इसमें 19 नंबर का पॉइंट है, जो कि आप सबके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें डिक्लेरेशन हुआ आपकी मालिकियत का, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इस प्रकार भील शायद भारत के कुछ मूल निवासियों के वंशज है, जिन्हें आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। ये जजमेंट आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अनुसूचित जनजाति का मतलब आदिवासी होता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया कि आदिवासी का मतलब अनुसूचित जनजाति होता, अनुसूचित जनजाति का मतलब ही आदिवासी होता है। तो मुख्य रूप से जो वर्तमान में भारत की आबादी का 8% हिस्सा है, जो हमारा समाज है, पूरा आदिवासी समाज जो कहीं भी रह रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चारों दिशाओं में चले जाइए इस धरती पर, वो पूरा का पूरा 8% है, वो इस देश का मालिक है। भारत की बाकी की 92% आबादी अप्रवासियों के वंशज है। अप्रवासियों के वंशज जो कि इस जमीन का नहीं है रहने वाला, वो कहीं बाहर से आया था और यहाँ पर आकर बस गया। तो जो 92% लोग यहाँ रह रहे हैं इस जमीन पर, वो सारे के सारे अप्रवासियों के वंशज है, मतलब कि सबके सब बाहरी लोग है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने जजमेंट में। इस प्रकार भारत मोटे तौर पर उत्तरी अमेरिका जैसे अप्रवासियों का देश है, इस पर हमको विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा देश अप्रवासियों का देश है, तो हमको इसमें और विस्तृत में जाना चाहिए और डिटेल में जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें और डिटेल में गए और उसमें उन्होंने लिखा, जबकि उत्तरी अमेरिका, यूएस और कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका और यूएस और कनाडा होता है, वो नए प्रवासियों का देश है, मतलब वहाँ पर अभी सिर्फ नए नए तरीके से अभी लोग आके बसे हैं बाहर से। परंतु जो भारत है, वो भारत पुराने अप्रवासियों का देश है, जिसमें पिछले 10,000 सालों से लोग आते रहे। मतलब आपके पास में ये लिखित में एविडेंस है कि आपकी जमीन पर जो बाहरी लोग रह रहे हैं, वो पिछले 10,000 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, ये लिखित में इसमें आया है। आज भारत में रहने वाले 92% लोग जो कि अप्रवासियों के जो वंशज है, जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम और कुछ हद तक उत्तर पूर्व से आए। सुप्रीम कोर्ट ने आपका एक प्रॉब्लम ये भी सॉल्व कर दी कि कौन सी दिशा से आए, तो उन्होंने ये भी बताया है कि वो सभी के सभी या तो उत्तर पश्चिम से आए हैं या कुछ हद तक उत्तर पूर्व से आए हैं, क्योंकि हमारे देश की समझ के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इसमें विस्तार से जाना आवश्यक है। अब कुछ कोर्ट बताना चाह रहा है कि ये लोग क्यों आए आपकी जमीन पर, तो नीचे लिखा है, लोग असहज क्षेत्रों से आरामदायक क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर अच्छे से रहने के लिए जगह नहीं तो कोई भी छोड़ देगा उस जगह को।
क्योंकि हर कोई आराम से रहना चाहता है। आधुनिक उद्योग के आने से पहले हर जगह कृषि समाज थे। आप लोगों को जिसको आज अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, जिसको आदिवासी कहा जाता है, वो उसको पहले कृषि समाज कहा जाता था। वो कृषि समाज था। हमारी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो कृषि थी, जिसको आज बर्बाद कर दिया इन्होंने। आधुनिक उद्योग आने से पहले हर जगह कृषि समाज थे और भारत इनके लिए एक स्वर्ग था, क्योंकि कृषि के लिए समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए भरपूर पानी आदि की आवश्यकता होती है, जो भारत में बहुतायता में थी। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अफगानिस्तान में क्यों प्रवास करेगा? क्योंकि वहाँ पर कठोर भूभाग है, चट्टानी और पहाड़ी है। सालों में कई महीनों तक बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, वहाँ फसल भी ठीक से नहीं उगती। इसलिए सभी अप्रवास भारत में ही हुए, भारत के बाहर से। परंतु भारत के बाहर एक भी आक्रमण का उदाहरण नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लिखा है भारत के बाहर आक्रमण का एक भी उदाहरण नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी धरती पे हमारे लोगों ने आके मारा, पीटा, अतिक्रमण किया, इसके बावजूद भी हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये लिखित में एविडेंस है कि हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी को भी परेशान नहीं किया। अब मैं इसका एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताना चाहूंगा, जो कि सभी देश के सभी लोगों के लिए है, शासन प्रशासन और जो आम व्यक्ति है उन लोगों के लिए है। वो पॉइंट नंबर 34 पे लिखा है, क्योंकि मैं इसको पूरा पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, हालांकि भारत में सभी समूह और समुदायों को औपचारिक समानता देने से वास्तविक समानता नहीं होगी। ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें उनकी गरीबी और निम्न सामाजिक स्थिति से ऊपर उठाया जा सके। यही कारण है कि हमारे संविधान में इन समूहों के उत्थान के लिए अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4), 16(4)(a) और 46 आदि में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन वंचित समूहों में भारत में सबसे अधिक वंचित जो है वो आदिवासी है, जिसका इन्होंने विवरण किया है समता बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त लगाई है, और वो आपको सबको ध्यान से सुनना है और शासन प्रशासन को भी सुनना है। तो इसलिए हमारे देश से प्यार करने वाले हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है। जो देश से प्यार करता है वो देश के लिए जान भी लुटा सकता है, और जो देश से प्यार नहीं करता वो क्या होता है? वो देशद्रोही होता है। तो कोई भी आदमी देश में ऐसा नहीं मिलेगा कि जो देश से प्यार नहीं करता। इसलिए ये शर्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए हमारे देश से प्यार करने वाले सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि अनुसूचित जनजाति को कोई नुकसान ना हो। कोर्ट ने कहा है कि ये सब लोग देखें कि अनुसूचित जनजाति को कोई नुकसान नहीं हो। और अभी क्या हो रहा है? जहाँ देखो वहाँ आदिवासी की जमीन पर ही कब्जा किया जा रहा है। आदिवासी की जमीन को ही, आदिवासी आदमी को ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। ये सब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग देखें कि इन्हें कोई नुकसान ना हो, और उन्हें उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में लाने के लिए हर संभव मदद दी जाए। और इनकी ड्यूटी है, इनका कर्तव्य है कि ये आपको हर संभव मदद दे आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए, क्योंकि ये हजारों की संख्या में पीड़ित है, हजारों सालों से पीड़ित है। इन आदिवासियों के प्रति हमारे देशवासियों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। ये लोग आपको बुरा मत मानिएगा, पर ये लोग आपको नीचा समझते हैं। ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस देश के सभी नागरिकों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए आदिवासियों के प्रति। इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि मालिक की हैसियत से उसको देखें, और उन्हें भारत के मूल निवासी के रूप में वह सम्मान दिया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। इसी तरह से मैं एक आखिरी पैरा आपको बताने वाला हूँ, 2 पैरा और बचे हैं। एक आपको मैं बताता हूँ कि भारत के आदिवासियों के साथ जो अन्याय किया गया है वो इतिहास का शर्मनाक अध्याय है। मतलब शर्मनाक अध्याय, इतना बड़ा शर्मनाक अध्याय है कि सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ा
कि भारत के आदिवासियों के साथ किया गया अन्याय हमारे देश के इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय है। आदिवासियों को राक्षस, असुर और क्या नहीं कहा जाता। बड़ी संख्या में उनका वध किया गया और बचे हुए उनके वंशजों को अपमानित किया गया और सदियों से उन पर सभी प्रकार के अत्याचार किए गए। उन्हें उनकी भूमि से वंचित किया गया। उन्हें जंगल और पहाड़ियों में धकेल दिया गया, जहाँ पे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी आदि के दयनीय अस्तित्व को उजागर करते हैं। और अब कुछ लोग उन्हें उनके जंगल, पहाड़ी भूमि से भी वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर वे रह रहे हैं, और जो वन संपदा जिसपे वो जीवित है उससे भी वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियों के साथ अन्याय का प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत के आदि पर्व की एकलव्य की कहानी है। ये आपने व्हाट्सएप, फेसबुक पे बहुत सुनी होगी, अभी यहाँ सुन लीजिए। एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे नीचा मानकर सिखाने से इनकार कर दिया। एकलव्य ने तब द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और मूर्ति के सामने तीरंदाजी का अभ्यास किया और वह शायद अर्जुन से बेहतर धनुर्धर बन जाता। लेकिन चूंकि अर्जुन द्रोणाचार्य का पसंदीदा शिष्य था, इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कहा कि वह अपना दाहिना अंगूठा काटकर उसे गुरु दक्षिणा में दे दे, और एकलव्य ने अपनी सादगी में वही किया। आदिवासी आदमी था, अंगूठा मांगा, अंगूठा तुरंत दे दिया। हाथ भी मांगता तो वह हाथ भी दे देता। पर आपको ये समझना है कि एकलव्य इतना बड़ा कलाकार था कि जब उसको सिखाने से मना कर दिया तो उसने हूबहू उस इंसान की कृति बनाई और उसके सामने उसी शिद्दत से, उसी ईमानदारी से वो प्रयास किया, जिससे कि वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। जब ये देखा गया कि अर्जुन से ही बड़ा धनुर्धर बन सकता है तो उसका अंगूठा ले लिया गया। अंगूठा भी ले लिया गया। तो आज आप 21वीं सदी में जी रहे हो और तीरंदाजी का अगर आप कहीं पर भी प्रतियोगिता होती है विश्व लेवल पे या लोकल लेवल पर, तो उसका नियम यह है कि अंगूठे से पकड़ के धनुष नहीं चलाया जाता, इन दोनों उंगलियों से पकड़ के चलाया जाता है। तो आप बताइए कि बड़ा धनुर्धर कौन हुआ इस 21वीं सदी में? बड़ा धनुर्धर कौन हुआ? एकलव्य कौन हुआ? और द्रोणाचार्य की ओर से ये शर्मनाक के कार्य थे। उन्हें एकलव्य को पढ़ाया भी नहीं था और गुरु दक्षिणा मांगने का अधिकार भी नहीं था। उन पर इस भयानक उत्पीड़न के बावजूद भारत के आदिवासियों ने हमारे देश में गैर आदिवासी की तुलना में आमतौर पर नैतिकता के उच्च स्तर को बना के रखा। हमारे ऊपर इतनी सारी प्रताड़ना हुई, इतने सारे अपराध किए गए, इसके बावजूद भी हमने हमारी नैतिकता को बना के रखा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वे आमतौर पर धोखा नहीं देते। आप लोग आमतौर पर धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, अन्य गलत काम नहीं करते जो गैर आदिवासी करते। ये आपके पास में लिखित में एविडेंस है कि आप झूठ नहीं बोलते, गलत काम नहीं करते, धोखा नहीं देते, और जो गैर आदिवासी करते हैं वे आमतौर पर गैर आदिवासियों से चरित्र में श्रेष्ठ होते हैं। जो लोग आपको नीचा मानते हैं उनको ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा देना। इसमें लिखा है कि आदिवासी गैर आदिवासी से चरित्र में श्रेष्ठ होता है। और जो महत्वपूर्ण बात कही है वह यह है कि उनके साथ इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का समय आ गया है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कह दी थी कि आप लोगों को मालिक होने का, मालिक का सम्मान देने का समय आ गया है। और आज हम 2023 में इस जजमेंट को खुलेआम पढ़ रहे हैं, खुलेआम पढ़ रहे हैं। तो इसको आप फैलाना है, आगे बढ़ाना है। आप लोग तैयार हैं? मेरा टाइम हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है। इस पे और विस्तृत चर्चा बैठ के करेंगे, ठीक है? जय आदिवासी। एक नारा हो जाए, मेरा बहुत पसंदीदा नारा। दादा एक लगा देने दीजिए। मैं लगाता नहीं भाऊ, दादा सतीश भाऊ, मैं नारा लगाता नहीं, एक नारा लगाना चाहता हूँ, ठीक है? जोर से लगाइएगा। जय जौहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जौहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जौहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय आदिवासी। धन्यवाद वकील साहब।